के तीसरे सत्र में जुड़े हुए सभी को सादर प्रणाम और स्वागत। पिछले सत्र में हमने सुख क्या है इसके बारे में विवेचना सुनी। मनुष्य के हर क्रियाकलाप के पीछे सुख की प्रेरणा होती है। सुख के दो प्रकार भी हमने सुने, पाशव सुख और मानव सुख। आहार निद्रा मैथुन आदि से जो अनुकूल वेदना होती है उसे पाशव सुख कहा, और जो विशेष लक्ष्य सिद्धि से जो अनुकूल वेदना होती है उसे मानव सुख कहा। इसलिए हम कहते हैं अनुकूल संवेदनम सुखम, प्रतिकूल संवेदनम दुखम। मानव सुख के भी तीन प्रकार हमने सुने, सात्विक, राजस और तामस। केवल इच्छा करने से तो सुख प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कुछ अनुकूलता भी होनी चाहिए। तो आज इसी कड़ी में हम इसी विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को आगे बढ़ाए। दैशिक शास्त्र के आज के सत्र में उपस्थित सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। जैसा अभी बताया, हमने इसके पूर्व के आनिक में सुख की विवेचना, सुख कैसे प्राप्त होता है, इसकी चर्चा की थी। अभी आज का जो लेखक का प्रतिपादन है कि सुख भी तभी मिलता है जब व्यक्तिगत सुख को या व्यक्तिगत हित को जातिगत हित के लिए समर्पित न किया जाए, उसका त्याग न किया जाए, जातिगत हित को ही प्रथम न माना जाए, उसके अनुकूल व्यक्तिगत हित को नहीं बनाया जाए, तब तक सुख प्राप्त नहीं होता। इस विषय में आगे बढ़ने से पूर्व हमें कुछ जानना पड़ेगा। हो सकता है आज का पूरा अनेक हम समाप्त न भी कर सके, परंतु ये जो मुख्य मुख्य संकल्पनाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से पहले तो समझना होगा। अब लेखक की ये भी स्थापना है कि जातिगत हित भी देशभक्ति से ही प्राप्त होता है। देशभक्ति नहीं है तो ये नहीं प्राप्त होता, संभव ही नहीं होता। अब इसमें जो स्थापनाएं हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं, उसमें से एक है जाति, दूसरा है देश, और उसके साथ ही एक अन्य संकल्पना आती है जो पहली बार हमारे जैसे लोगों ने दैशिक शास्त्र में ही पढ़ी है, वह है चिति। और चिति के साथ जुड़ी हुई संकल्पना है विराट। अब इन चार संकल्पनाओं को हम जरा अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे तब तक हम इस ग्रंथ में प्रतिपादित बहुत सारे विषयों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले प्रयास करते हैं प्राथमिक स्वरूप में ही ये सारी संकल्पनाएं क्या हैं। पहली बात है जाति, क्योंकि यहीं से शुरू होता है ग्रंथ का आमुख ही इसी से शुरू होता है। लेखक ने पहला प्रारंभ में ही वाक्य बताया है, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। बहुत प्रकार के दुख हैं, दारुण भी हैं, विविध प्रकार के हैं, परंतु इन सभी दुखों में जाति का अपमान होता है, वह दुख सबसे बड़ा है। अब हमको विवंचना इस बात की होगी कि ये जाति का अपमान ये क्या है, ये जाति क्या है। जाति इसमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है, और आज का संदर्भ यदि देखेंगे तो जाति शब्द का उच्चारण करना भी अपराध हो गया है। ये क्या है? तो फिर जाति को मूल अपनी एक संकल्पना के रूप में स्वीकार करना एक तरफ है,
और जाति को मानना ही नहीं, जाति का उच्चारण भी करना नहीं, जाति निदर्शित करना ही नहीं, ये आज की स्थिति है। तो फिर ये क्या है? ऐसी ऐसे ऐसा ऐसा अंतर कैसे है और क्यों है? और ये अंतर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जाति का स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यही बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तो एक प्रचलन हो गया है अपनी जाति नहीं बताना, इसलिए लोग अपनी सरनेम नहीं बताते हैं। मैं शर्मा हूं कि मेहता हूं कि अग्रवाल हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं बताना। क्यों? जाति जाति नहीं बताना, जाति भेद नहीं करना, जाति जात पात को नहीं मानना, ये भी बताया जाता है। इसलिए लोग अपना केवल एक नाम ही बताते हैं, मैं गौतम हूँ, मैं सुरेश हूँ, ऐसे बताते हैं, आगे कुछ भी नहीं बताते हैं। यद्यपि आज जाति को ही आगे करके चुनाव जीते जाते हैं, जाति को आगे करके आरक्षण की व्यवस्था होती है, जाति को आगे करके उस आरक्षण के परिणाम स्वरूप नौकरियां मिलती हैं। तो ये क्या है फिर? जाति को एक तरफ तो हमने स्वीकार किया है और एक तरफ कहते हैं कि जाति जाति भेद भूलो, जाति के आधार पर करते हैं, ये करो। तो क्या करना है फिर? तो इस ग्रंथ में जाति शब्द का अर्थ क्या है, जाति संकल्पना क्या है और आज हम क्या करते हैं, और विभिन्न स्तरों पर ये जाति शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। आज जो जाति भेद और ये सब है वह है वर्ण भेद के साथ भी जुड़ा है। हम मोची हैं, दर्जी हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उपाध्याय हैं, ये कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। इस जाति के आधार पर कोई भी व्यवस्था न करो, ऐसा बताया जाता है। जाति को बोलो, लेकिन जाति ये है, अब ये परापूर्व से चली आई है। माने मैं यादव क्यों हूं? तो यादव माता पिता के घर में जन्मा हूं, इसलिए मैं यादव हूं। मैं दर्जी क्यों हूं? मैं दर्जी माता पिता के घर में जन्मा हूं, इसलिए दर्जी हूं। मैं ब्राह्मण क्यों हूं? ब्राह्मण माता पिता के घर में जन्मा हूं, इसलिए ब्राह्मण हूं। अब ये वर्ण है कि जाति है, ये भी हमको नहीं पता, दोनों में अंतर क्या है ये भी हम ठीक से नहीं बता सकते। इसलिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसको तो हमने बहुत अपमानित ही कर दिया है आज। और इधर कहते हैं कि जाति का अपमान तो सहा नहीं जाता, ऐसा दुख है। तो फिर ये जाति क्या है? दैशिक शास्त्र में जाति शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह प्रजा के अर्थ में हुआ है। जाति माने इस देश की प्रजा। अब प्रजाओं में भी जाति भेद ही होता है। वो क्या होता है? भारत की प्रजा ये भारतीय जाति है, इंग्लैंड की प्रजा ये इंग्लैंड की जाति है। इस प्रजा के लिए जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे हम कभी देखते हैं कि वर्ण के लिए भी जाति शब्द का प्रयोग होता है, जैसे ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, ऐसे भी बोला जाता है वर्ण के लिए। स्पेसीज के अर्थ में भी जाति शब्द का प्रयोग होता है, जैसे ये सिंह जाति है, ये मृग जाति है, माने ये हिरण जाति है, ऐसे भी जाति शब्द का प्रयोग होता है। लिंग बताने के लिए भी जाति शब्द का प्रयोग होता है। नर जाति, नारी जाति, माने पुरुष जाति और स्त्री जाति, ऐसा भी कहा जाता है। तो प्रजा के लिए, लिंग दर्शाने के लिए, स्पेसीज दर्शाने के लिए, वर्ण दर्शाने के लिए जाति शब्द का प्रयोग होता आया है। ये जाति तो फलों में, सब्जियों में, वृक्षों में भी होती है।
प्राणियों में भी होती है। सरीसृप वर्ग, ये सरीसृप जाति है कि मगरमच्छ है, वहां से लेकर ये हमारी इसको क्या कहते हैं, छिपकली तक, सारे एक जाति के हैं, माने एक वर्ग में आते हैं। इसके लिए भी जाति शब्द का प्रयोग तो होता है। और अंत में व्यवहार में, समाज शास्त्र में जाति व्यवसाय के लिए भी कही जाती है। ये जाति व्यवसाय है। फिर एक ही वर्ण की अनेक जातियां, ये भी व्यवसाय से ही आई हैं। माने अगर ब्राह्मण वर्ण कहें तो उसमें उपाध्याय एक जाति है, याज्ञनिक एक जाति है, वैद्य और एक जाति है, आचार्य माने शिक्षक ये एक जाति है। ऐसी अनेक जातियां हैं। भोजन बनाने वाले पाचक ये एक जाति हैं। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम जो कहा है कि स्वभाव से ही ये अपने कर्म हैं, तो ये सारे कर्म विभिन्न जातियों के निदर्शक हैं। अब अभी क्या हुआ कि हम जाति निहाय व्यवसाय की व्यवस्था उद्ध्वस्त हुई है। भारतीय समाज की व्यवस्था व्यवसाय, आचार, इन दो को वर्णों के साथ जोड़कर और वर्णों के अनेक उपविभाग जोड़कर एक एक व्यवसाय निर्धारित हुए हैं। हर व्यवसाय का आचार भी होता है, हर व्यवसाय का एक संप्रदाय भी होता है, उनके भी देवता होते हैं, उनकी भी एक पूजा पद्धति होती है। हर जाति का एक पुराण भी होता है, उनका इतिहास होता है, उनके मूल पुरुष भी होते हैं। ऐसे जाति को व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी एक संकल्पना मानी है और हजारों वर्षों से उसी प्रकार से व्यवसाय की व्यवस्था भी की जाती रही है। और व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना, व्यवसाय को बदला नहीं जाता ऐसे। जैसे कभी विवाह हुआ तो पति पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, पत्नी पति का त्याग नहीं कर सकती, ये तो महान एथिक्स है। उसी प्रकार से मैं यदि वैद्य हूं तो वैद्य का व्यवसाय मैं नहीं छोड़ सकता हूं। ये मेरी व्यवसाय के प्रति निष्ठा है, व्यवसाय के प्रति कर्तव्य है, मैं छोड़ ही नहीं सकती। उसको अच्छे से अच्छा उस व्यवसाय धर्म का पालन करना, उस व्यवसाय को नहीं बदलना, उस व्यवसाय को धर्म मानना, उस व्यवसाय को उत्कृष्टता के स्तर तक ले जाना, ये व्यवसाय निष्ठा जाति से आती है। जाति निहाय व्यवसाय उससे आती है। और हमारी अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इसलिए कुटुंब में जिस प्रकार से निष्ठा होती है, उसी प्रकार से व्यवसाय में भी निष्ठा होती है और व्यवसाय भी पूरे कुटुंब का होता है। ऐसी हमारी व्यवस्था में जाति छिपाने की बात नहीं होती, जाति ऊंच नीच की भावना नहीं होती, क्योंकि अमुक जाति को मोक्ष मिल सकता है और अमुक जाति को नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। अमुक व्यवसाय करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, उसमें संत नहीं होते, ऐसा नहीं होता। उसमें साधु पुरुष नहीं होते, जानकार ज्ञानी ऐसे नहीं होते, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मोची, दर्जे, कुम्हार, वैश्य, माली आदि सारे संत हुए हैं, इनको साक्षात्कार हुआ है, इनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। इवन वेश्या को भी मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा तो हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा अनुभव कहता है। ऐसे संतों के बारे में हमने पढ़ा है, ऐसे संतों को आज भी हम देखते हैं। तो जाति का संबंध इस प्रकार से संपूर्ण समाज व्यवस्था में
समृद्धि और ज्ञान की जो व्यवस्था है, जो एक साथ रखा है, उस अर्थ में हुई है जाति की व्यवस्था। अब आज हमने इस जाति की व्यवस्था को छिन्न विच्छिन्न कर दिया है, और उसका जो सबसे बड़ा अनिष्ट है वो पॉलिटिसाइजेशन किया है। उसका राजनीतिकरण करने के कारण से वो सब नष्ट भ्रष्ट ऐसा हो गया है। परंतु वहां अपने मूल रूप में जाति संकल्पना दैशिक शास्त्र में जो बताई, वहां से हुआ है। वहां से लेकर एक एक कुटुंब के व्यवसाय तक ये जाति की पूरी स्टेप बाय स्टेप ऐसे रचना हुई है। जैसे मनुष्य जाति ऐसा ही कहते हैं, तो वहां से जाति शब्द की शुरुआत होती है, मनुष्य जाति। और फिर भारत नर जाति, नारी जाति। अब हम मनुष्य की ही बात करें तो स्त्री और पुरुष ये भी जाति है। उसके बाद राष्ट्रों राष्ट्रों की प्रजा, तो मनुष्य तो पूरे विश्व में है, परंतु हमने उसको धीरे 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 करके उसके जो अंग प्रत्यंग, अंग उपांग बनते हैं मनुष्य के, उसके अनुसार उसको भी जाति शब्द से ही पहचानना शुरू किया कि मनुष्य जाति, फिर नर जाति और नारी जाति माने स्त्री और पुरुष। उसके बाद हिंदू, सेमेटिक या भारतीय, अमेरिकन, ब्रिटिश, चीनी, जापानी ऐसे देशों के साथ जोड़ जोड़कर उसकी जो प्रजा है उसको भी जाति कहा है। प्रजा को जाति कहना ये आया। उसके बाद उनका जो वर्गीकरण हुआ वो वर्णों में हुआ, और वर्ण में ब्राह्मण, और उनको भी, वर्ण को भी कभी जाति कहा, ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति ये कहा। उसके बाद उसमें व्यवसाय के अनुसार ये जाति हुई। ये कुंभार की जाति का है, ये बनिए की जाति का है, व्यापारी के जाति का है, ये सैनिक हैं, ये राजा हैं, ये याज्ञनिक हैं। ऐसे हमने व्यवसायों के साथ भी जाति को जोड़ा। ऐसे विभिन्न स्तरों पर मनुष्यों के सारे विश्व की रचना होती गई। उसके अनुसार उन सबको जाति शब्द जोड़ा गया। तो ये क्या इंगित करता है? जाति मराठी में कहते हैं जी जात नहीं ती जात, वो जाति ही नहीं है। मैंने उसको, उससे हम मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, उसको जाति कहते हैं। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात। ये जाति है वो जाति नहीं है, क्योंकि वह जन्मना जाति, जन्म से ही जाति प्राप्त होती है। अब इसके लिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने शब्द प्रयोग किया, वो शब्द प्रयोग करेंगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी। प्रजाओं का स्वभाव है, प्रजाओं का स्वभाव है। तो हर जाति का अपना अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव जन्म से ही प्राप्त होता है, गुण कर्म से ही प्राप्त होता है, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। वो प्रजा का स्वभाव है। भारत देश की जो प्रजा है, जो भारतीय हैं, ये भारतीय जाति अपने स्वभाव के कारण से बाकी की जातियों से भिन्न है। तो प्रजा के अर्थ में मूलतः जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हम समाज व्यवस्था की बात करते हैं तब, जब प्रकृति की बात करते हैं तब ये मनुष्य जाति है। प्रकृति की ही बात करते हैं तब वह स्त्री और पुरुष है। परंतु जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तब ये प्रजा है और प्रजा की व्यवस्था है। अब इस प्रजा के
अपने स्वाभाविक गुण धर्म हैं। स्वाभाविक माने स्वभाव से आए हुए, और स्वभाव अपना भाव, आत्म भाव, ये तो जन्म से प्राप्त होता है, वंश परंपरा से प्राप्त होता है। वो स्वभाव कैसे छोड़ा जा सकता है? वो स्वभाव छोड़ना भी चाहे तो कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि वह मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के कर्तृत्व से परे है। इस स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हैं। तो राष्ट्र, राष्ट्र की प्रजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही जीवन यापन करती है, जीवन की रचना करती है, जीवन व्यवस्था करती है। इस जीवन व्यवस्था को मनुष्य है, इसलिए उन्होंने समाज व्यवस्था कहा, क्योंकि संपूर्ण विश्व के मनुष्य जब एक साथ जीने को, एक साथ जीना तो उनको प्राप्त ही है। अब सृष्टि ने मनुष्य जाति को, प्रकृति ने मनुष्य जाति को जन्म दिया है, तो उनको इसी भूभाग पर रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना है और साथ मिलकर रहना है। तो फिर उनको व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। और ये जो साथ रहकर जीना है, उस साथ रहने की जो व्यवस्था है, उसी को समाज कहते हैं। मनुष्यों ने, विश्व भर के, पृथ्वी के सारे मनुष्यों को एक साथ रहने की जो व्यवस्था है, जो उसका नामाभिधान है, वो समाज है। और समाज में पहला वर्गीकरण राष्ट्रों का होता है कि हर देश की, हर राष्ट्र की, मैं देश और राष्ट्र का क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, परंतु हर राष्ट्र को इकाई मानकर फिर ये विश्व की व्यवस्था, वे संपूर्ण पृथ्वी की व्यवस्था चलती है। अब इस राष्ट्र की इकाई को आज तो राजकीय रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है कि हाँ, भारत एक इकाई है, इंग्लैंड दूसरी इकाई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीसरी इकाई है, चीन चौथी इकाई है, जापान, रशिया, ये सारी इकाइयां हैं। इनको देश कहो, उनको राष्ट्र कहो, तो ये इकाई मानकर चला जाता है। तो प्रकृति और मनुष्य जो व्यवस्थाएं बनाता है, उसको कहते हैं संस्कृति। और प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है, वो है प्राकृतिक व्यवस्था। प्रकृति और संस्कृति का मिश्रण, माने प्रकृति और संस्कृति का समन्वय करके मनुष्य की सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। हम प्रकृति को भी छोड़ नहीं सकते, संस्कृति को भी छोड़ नहीं सकते। प्रकृति और संस्कृति के समन्वय से हमारी जीवन रचना बनती है। तो ये जाति की ही बनेगी, प्रजा की ही बनेगी, देश की ही बनेगी। तो ये भारत की प्रजा की जो जाति है, उसका स्वभाव है। इसलिए ये स्वभाव को जानना ये आवश्यक है। ये जो स्वभाव है, उसको नाम दिया गया चिति। इस स्वभाव को ही कहते हैं उस देश की आत्मा। भगवद गीता में भी कहा, स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। तो आत्म भाव जो है, जो स्वभाव है, वह जाति, उस जाति, अब हम जाति के लिए यदि प्रजा शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर बातें हमारे लिए स्वीकार्य होती जाएगी। जब तक जाति 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 करेंगे, तब तक ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द टर्म ये हमको हैम्पर करता रहेगा, हमको बीच में आता रहेगा। इसलिए जाति का अर्थ दैशिक शास्त्र में प्रजा ऐसा है। परंतु ये जो जाति है, वो स्वभाव है, ये लक्षण सर्वत्र लागू होगा। सर्वत्र माने व्यवसाय के लिए हमने जाति शब्द का प्रयोग किया तो भी यह लागू होगा। अगर स्त्री जाति और पुरुष जाति ऐसा यदि हमने प्रयोग किया तो वहां भी
लागू होगा, स्वभाव का जो मूल लक्षण है वो लागू होगा। ब्राह्मण जाति वैश्य जाति कहा तो भी लागू होगा, क्योंकि जाति में प्रकृति ये पहली बात है। और प्रकृति तो कैसे जाएगी? प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं, ऐसा जो वचन है वो ऐसा ही है। भारत के लोग अपनी प्रकृति को छोड़ ही नहीं सकते, माने अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकते। केवल जाति कहना बंद करो, जाति शब्द का प्रयोग बंद करो, परंतु जाति शब्द से जो जिस बात का संकेत होता है वो तो आप नहीं छोड़ सकते। बस जाति के बदले प्रजा शब्द का प्रयोग करने लगो, यही इतना ही हम कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय प्रजा, हाँ मैंने कहा ना कि जाति करके जो संकेत होता है वो जाति का किसी भी स्तर पर, किसी भी संदर्भ में, किसी भी अर्थ में प्रयोग करो तो भी वो तो नहीं जाएगा। स्वभाव का लक्षण है वो नहीं जाएगा। हाँ, आप जाति कहना ही छोड़ दो, ये बात अलग है कि ये जाति शब्द इतना गंदा है ना, जाति शब्द के लिए और शब्द का प्रयोग करो, सुविधा हो जाएगी, लेकिन मूल बात नहीं जाएगी। तो वो तो नहीं जाएगी, उसकी भी चिंता छोड़ो, जो अपने हाथ में नहीं वो नहीं जाएगा, उतना तो स्वीकार कर लो। परंतु बुद्धिमानी उसमें है कि उसका स्वीकार करके सामंजस्य बिठाने के लिए योग्य व्यवस्था बनाओ। ये तो ऐसे ऐसे होता है। अभी परसों के इसमें भी मैंने बताया था एक प्रश्न के उत्तर में कि हमारा आज का व्यवहार कैसा है। हमें सर दर्द होता है तो एस्पिरिन लिया, एस्पिरिन ली, अब एस्पिरिन नहीं गोली ही बोलो, गोली ली तो एसिडिटी हुई, फिर एसिडिटी के लिए गोली ली तो कोलेस्टेरॉल बढ़ा, फिर कोलेस्टेरॉल के लिए गोली ली तो छाती में दर्द होने लगा, उसकी गोली ली तो झंझनाहट होने लगी, झंझनाहट के लिए गोली ली तो सुन्न पड़ गया, उसकी गोली ली तो दिमाग काम करना बंद हो गया, और फिर सारी अस्त व्यस्त हमारा हो गया। मूल बात क्या है? मूल बात सरदर्द होता है, इसलिए जो गोली लेनी नहीं चाहिए वो मत लो, उसके लिए जो करना चाहिए वो उचित है वो करो, मूल में जाओ और वहां सुधार करो, नहीं तो गोली की परंपरा तो बनती रहेगी और समस्या एकदम विकट हो जाएगी। आज जो समस्याएं विकट हो गई है उसका कारण यही है कि हमने मूल में जाकर इसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया। खैर, उसको तो हम एक तरफ रखते हैं, फिर कभी दैशिक शास्त्र में ही आगे चलकर इसका विचार करना तो प्राप्त है ही, वो विषय आएगा। परंतु अब हम पहले स्वभाव पर जाते हैं। तो भारतीय जाति का, भारतीय प्रजा का एक स्वभाव है, इस स्वभाव को चिति कहते हैं। चिति चैतन्यम, वो जो चैतन्य है प्रजा का उसको चिति कहते हैं। अब ये स्वभाव को जानना, चिति को जानना, जाति स्वभाव को जानना, ये हमारा परम कर्तव्य है। वो अपने आप को जानने बराबर है कि अपने आप को जानो कि हम कैसे हैं। अब ये स्वभाव बनता कैसे है, इसका निरूपण दैशिक शास्त्र में इस अध्याय में तो नहीं किया है, इस अनेक में नहीं किया है, परंतु हमारे लिए ये जानना उपयोगी रहेगा कि ये स्वभाव बनता कैसे है। तो स्वभाव प्रकृति से बनता है। प्रकृति कैसे व्यक्त होती है, प्रकृति से क्या होता है? तो इस भूभाग की, जो भारत नाम का भूभाग है, उसकी मिट्टी, जलवायु, तापमान, उसका आकाश, ये पंच महाभूतों की जो रचना है वो विशिष्ट है। उसके अनुसार भारतीय प्रजा के
रंग रूप बनते हैं, उसके अनुसार शरीर रचना होती है, उसके अनुसार शरीर के साथ संबंधित और बातें भी होती हैं। माने मिट्टी, जलवायु, तापमान, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं उसके अनुसार शरीर की रचना हुई, खान पान उसी से बनता है। क्योंकि उस मिट्टी में, उस जलवायु से, उस तापमान से जो अनाज पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, शाकभाजी पैदा होती है, जो औषधि पैदा होती है, वही सारा खाकर उसी को ग्रहण करके शरीर का पोषण होता है। तो ये जो पंच महाभूत हैं, वे एक तरफ शरीर की रचना करते हैं और दूसरी तरफ शरीर को पोषण देने वाली सभी बातों की भी उत्पत्ति करते हैं। रोग भी उसी के अनुसार ही होते हैं। तो भारत के रोग और अमेरिका के रोग स्वभाव से अलग हैं, ये हमको स्वीकार करना होगा। और फिर औषधि भी उसी प्रदेश की, उसी स्थान की होती हैं। तो अन्न, औषधि, वस्त्र परिधान, शरीर के आकार प्रकार, अंदर की सप्त धातुओं की बनावट, और उसके बाद में उसके अनुसरण में वस्त्र, अलंकार, ये सब उसी से होते हैं। ये एक भाग हुआ। परंतु प्रकृति में पंच महाभूत के साथ 3 गुण भी होते हैं, सत्व, रज और तम। उनका भी इन पंच महाभूतों के साथ जब सामंजस्य बैठता है तो अमुक एक प्रकार की मनस्थिति बनती है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि की संरचना भी उसके अनुसार बनती है और वह उस प्रजा का स्वभाव बनता है, माने व्यवहार प्रणाली बनती है। उस व्यवहार भाव प्रणाली बनती है, बुद्धि की प्रणाली बनती है। इसलिए भारत का व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, स्वाभाविक रूप में सिखाया नहीं जाता उसको, स्वाभाविक रूप में जिस प्रकार का व्यवहार करता है उस प्रकार का व्यवहार अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वहां के नहीं करेंगे, क्योंकि वह भारत का स्वभाव है। तो भारतीय प्रजा आपसी व्यवहार, मनुष्य मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य और वनस्पति जगत का, प्राणी जगत के साथ का व्यवहार विशेष है। पंच महाभूतों के साथ का व्यवहार विशेष प्रकार का होता है। उस व्यवहार के अनुकूल वो व्यवस्थाएं बनाता है, उसके अनुसार उसका मनोरंजन होता है, उसके अनुसार उसकी समझ होती है। तो शास्त्र भी वैसे ही बनते हैं। मनोरंजन के लिए कला, कारीगरी, वो भी वैसे ही बनता है। नृत्य, नाटक, गीत, संगीत, साहित्य, वो सब भी उसी के अनुसार बनता है। और उत्सव, पर्व, त्योहार, आनंद मनाने की पद्धतियां वैसे ही बनती हैं। इट इज ऑल इंटीग्रेटेड, वो सब एक सुव्यवस्थित प्रणाली से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और वह जो एकात्म रचना बनती है वह भारतीय रचना है, भारत स्पेसिफिक है। तो ये चिति का आविष्कार है। ये चिति, भारत का मूल स्वभाव इस प्रकार से नाना रूपों में विविध पद्धति से व्यक्त होता है और वह उसकी जीवन प्रणाली होती है, वह उसकी जीवन रचना होती है। और उसके पीछे मूल उसकी जो दृष्टि है वो जीवन दृष्टि होती है। तो भारतीय प्रजा का सब कुछ भारत स्पेसिफिक रहता है। उसका आधार एक तरफ तो आत्म तत्व है, दूसरी तरफ पंच महाभूत और 3 गुण हैं। और इन 8 के सामंजस्य से, समन्वय से जो
दैनंदिन जीवन की प्रणालियां हैं वे, और सामुदायिक जीवन की व्यवस्थाएं हैं वे बनती हैं, और इसलिए भारत एक यूनिट बनता है, उसको देश कहा जाता है। तो ये चिति हुई, ये जाति हुई, ये चिति हुई। अब है देश। देश शब्द, देश भक्ति कहते हैं ना, दैशिक शास्त्र कहते हैं ना, तो ये देश क्या है? तो देश, देश का संबंध भूमि के साथ है, स्थान के साथ है। हम जाति देश काल ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो जाति तो प्रजा हो गई, अब ये देश है। देश तो भूभाग है, और भूभाग में ये सब अभी मैंने बताया वो सारा आता है। पंच महाभूत हैं, 3 गुण हैं, सभी का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है, उसमें भी असंख्य प्रकार की विविधताएं हैं, परंतु कोई एक समान बात भी उसमें है कि काले गोरे, विभिन्न वस्त्र परिधान करने वाले, विभिन्न प्रकार के खान पान वाले, असंख्य विविधता वालों का भी मूल एक तत्व समान ही है। ये भी हम अनुभव करते आए हैं, युगों से करते आए हैं। तो उसका आधार भूमि है, उस भूमि पर रहने वाली प्रजा है, उस भूमि को देश कहा। परंतु देश वह ऐसा भूभाग है जहां रहने वाली प्रजा उसको माता मानती है, उसको अपना मानती है। उनके साथ वो अन्य अन्य शब्द प्रयोग होते हैं, कोई वतन कहता है, कोई पितृभूमि कहता है, कोई मातृभूमि कहता है, परंतु अपनत्व के भाव से उस भूमि पर रहने वाली प्रजा जब निवास करती है तब वह देश बनता है। देश का मूल संकेत है स्थान, मूल संकेत है भूमि, परंतु इससे ऊपर उठकर उसके ऊपर निवास करने वाली प्रजा उसको मातृभूमि मानती है, माने अपनी माता मानती है। ये भाव केवल भौगोलिक नहीं है, ये भाव केवल भौतिक नहीं है, यह भाव भौतिकता से ऊपर उठकर मानवीय माने ह्यूमन संवेदना, अंतःकरण के भावों तक पहुंचती है, और अंतःकरण के भावों को भी पार करके जब अध्यात्म तक पहुंचती है तब वह भारत की प्रजा बनती है, और तब वह भारत देश बनता है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको राष्ट्र कहा है। अब राष्ट्र शब्द को हम लोग जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में दैशिक शास्त्र में देश शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रजा और देश और उसका स्वभाव, उस जाति का, उस प्रजा का स्वभाव, ये स्वभाव है वह चिति है, यह भूमि है वह देश है, और जाति है वह प्रजा है। इन तीनों को एक साथ बोलकर हम एक कहते हैं, वो राष्ट्र है, ये भारत राष्ट्र है। और उस राष्ट्र को बनाए रखना, बचाए रखना, उसकी उन्नति करना, उसको हमें बहुत परिचित है, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो परम वैभव तक ले जाना, उसके लिए सारे पुरुषार्थ करना, ये उस प्रजा का कर्तव्य है, ये राष्ट्र भक्ति है। जब हम इसके लिए जीते हैं, इसके लिए सारे कार्य व्यापार करते हैं, तब वह दैशिक शास्त्र में बताया देशभक्ति है, और हम उसको कहते हैं राष्ट्र भक्ति। अब ये तो बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भक्ति यदि भारतीय प्रजा के एक एक मनुष्य के अंतःकरण में नहीं होगा तब तक हम सुखी कैसे होंगे? क्योंकि व्यक्ति को इकाई मानकर
तो हम सुखी हो ही नहीं सकते। तब तो संघर्ष ही होगा, तब तो हिंसा ही होगी, तब तो स्पर्धा ही होगी, तब तो विनाश ही होगा। परंतु व्यक्ति जब राष्ट्र का अंग बनता है, व्यक्ति जब राष्ट्र के हित के लिए अपना हित गौण मानता है और राष्ट्र के हित में ही मेरा हित है ऐसा मानता है, और फिर अगर उसके अनुसार व्यवहार करता है तो उसका आचरण भी वैसे ही बनता है और उसको सुख का अनुभव होता है ही। वो पहले राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करो, व्यक्तिगत आराम का त्याग करो, तो बाद में अनुभव आता है कि हाँ सही सुख तो यही है, क्योंकि उसमें आराम है, शांति है, सुविधा है, सुरक्षा है, समृद्धि है, विकास का मार्ग है, निश्चिंतता है, निश्चितता है, चिरंजीविता है। ये अनुभव तो बाद में आता है, परंतु हमारे पूर्वजों के इस प्रकार के अनुभव से प्रेरित होकर, सीख कर व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो वह देशभक्ति का जीवन जीता है, वह राष्ट्र भक्त है। और दैशिक शास्त्र की स्थापना है कि राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति यदि नहीं है और उसके राष्ट्र भक्ति से प्रेरित होकर यदि व्यक्ति उस देश का अंग अंग एक एक अंग ऐसा नागरिक यदि अपने जीवन को नहीं ढालता है तो राष्ट्र की तो हानि होगी, तब होगी उसकी स्वयं की तो हानि होती ही है। भले ही उसको लगता हो कि मैं मेरा स्वार्थ सिद्ध कर लेता हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, आराम ही आराम है, और उसका अहंकार पुष्ट होता कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, मेरे जैसा कौन है, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा करता भी रहे तो वह एक आभासी होता है, वह सही सुख नहीं होता है। जो कभी भी जिसका शरीर पूर्ण निरोगी, निरामय, स्वस्थ नहीं रहा, उसको कैसे पता चलेगा कि निरामयता का सुख क्या होता है? वो तो उसके लिए तो निरामय होना पड़ता है। ऐसे जिसने कभी देशभक्ति का आचरण किया ही नहीं, ऐसा व्यवहार किया ही नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि राष्ट्र भक्तों को कैसा सुख प्राप्त होता होगा? तो वो तो बाद में ही पता चलता है। इसलिए शुरू करने का अपना पहला है, इस सूत्र को अपनाओ कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करो, उसको गौण मानो, उसको बाद में करो, तो सही में सुखी हुआ जा सकता है। और सुख के साथ मैंने 5 बातें गिनाई थी: सुख, समृद्धि, शांति, संस्कृति और ज्ञान, तभी एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए राष्ट्र भक्ति परम धर्म है। ये राष्ट्र भक्त कैसे होना, इसका ही विस्तार दैशिक शास्त्र में विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करके किया है। और उसके लिए कारक तत्व कौन से हैं, ये भी पुस्तक के अंत में बताया गया है। और उसके लिए हमारा मानस और हमारा व्यवहार, कृति कैसे होना चाहिए, ये धीरे धीरे इसके बाद के अनेकों में बताया गया है। अभी चिति और विराट की कुछ स्पष्टता करना शेष है, और देशभक्ति से क्या क्या हमको किस दृष्टि से देशभक्त सभी ने होना चाहिए, इसके कुछ कारण भी आगे बताए हैं, वो हम अगले सत्र में जानेंगे। अभी यहीं पर रुकना ही आवश्यक है, समय हो गया है। मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्कार। भी
कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं। अभी का शेष समय उसी के लिए है। अपना हैंड, हाँ बोलिए पाठक जी। नमस्कार ताई, अविनाश फाटक। हाँ जी। बहुत ही गूढ़ और क्लिष्ट विषय ये जो सहज लग रही थी जाति प्रथा वगैरह, ये बहुत ही हम्म। क्लिष्ट है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव दृष्टि के से चुनाव जीतने की दृष्टि से जाति वो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी समाज में भी जाति भिन्नता ये है। तो ये कहाँ से? क्योंकि पुराने इसमें हम देखते हैं तो कहीं पे भी जाति का भेद नहीं था। तो राजनीति में ये जो जातिवाद आया है और जो समाज में जातिवाद आया है, इसमें क्या आप कोई अंतर पाती हैं? हाँ, अभी पहले तो क्या है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति में और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में और ब्रिटिशों ने पहले तो भारत की व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया, भौतिक रूप में भी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। भौतिक रूप में तो उन्होंने सारे उद्योग धंधों का नाश करके दारिद्र्य निर्माण कर दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने हमें हीनता बोध से भर दिया। अरे आपका समाज बिल्कुल पिछड़ा है, बिल्कुल अंधश्रद्धा में मानता है और कुरीतियां हैं, कुरूढ़ियां हैं, आपके यहाँ जाति भेद है, आप ऊंच नीच मानते हैं, आप अस्पृश्य मानते हैं, आप बैकवर्ड हैं, बिल्कुल पूरे के पूरा भारतीय समाज ही पिछड़ा है। फिर उन्होंने जातियों में ऊंच नीच का भाव पैदा कर दिया और उन्होंने जाति को कास्ट शब्द के अनुवाद के रूप में स्थापित किया और उन्होंने भेद निर्माण कर दिए। ये भेद हमारे भी थे भाई, जहाँ भेद होंगे वहां तो भेद होंगे, स्त्री और पुरुष में भेद है तो है। उसी प्रकार से आम में और केले में भेद है, वो तो है, तो भेद तो रहेंगे। भेद भाव करके ऊंच नीच स्थापित करना, वंचित रखना, शोषण करना, ये नहीं होता था हमारे यहाँ, ये इन्होंने स्थापित कर दिया। और फिर कुटुंब का व्यवसाय तो कुटुंब का नहीं रहना, तो व्यक्ति व्यक्ति को अलग कर दिया, कुटुंब को यूनिट नहीं रहने दिया, व्यक्ति को यूनिट बनाया, तो कुटुंब के व्यवसाय भी गए तो वो जातिगत व्यवसाय थे तो वो जातियां भी गई। और अब सबको मुक्त कर दिया जाति के बंधन से, कुटुंब के बंधन से, एक दूसरे के साथ के संबंध के बंधन से मुक्त कर दिया। जिसको जो करना है वो करे, माने कोई भी व्यवसाय करो, कोई परहेज नहीं। स्त्री या पुरुष को भी कैसे भी रहो, कोई बंधन नहीं। पिता का व्यवसाय पुत्र ने अपनाना ही चाहिए, कोई आवश्यक नहीं, वो पुत्र स्वतंत्र है। ऐसे विशृंखल सारी व्यवस्था बना दी स्वतंत्रता के नाम पर, अपने अधिकार के नाम पर। क्यों तुम यज्ञ नहीं करोगे, ऐसा चांडाल को, चांडाल में ये शब्द नहीं प्रयोग कर रही हूँ, चांडाल जाती है तो स्मशान में काम करने वाले को भी क्यों तुम यज्ञ नहीं करोगे ऐसा करके चढ़ाया। ऐसे सभी को क्यों तुमको वेद पठन का अधिकार नहीं है, क्यों तुमको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, क्यों तुम ऐसे संस्कृत नहीं पढ़ोगे, क्यों तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा सारा अराजक निर्माण कर दिया। तो इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम हुआ वो वैमनस्य, ऊंच नीच का भाव, मिथ्याभिमान, तथा कथित उच्च जातियों का मिथ्याभिमान, तथा कथित नीच जातियों का हीनता बोध और सर्व प्रजा का हीनता बोध कि हमारी तो व्यवस्था ही बिल्कुल गलत है, हम तो बिल्कुल पिछड़े हैं, क्या अभी हमको आधुनिक बनना है तो ये ब्रिटिश लोग कहते हैं ऐसा ही करो, ऐसी ही शिक्षा दी गई। तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी और आज हम उस कुव्यवस्था में, अव्यवस्था में, अनवस्था में जी रहे हैं।
आज कौन अपनी जाति के अनुसार व्यवसाय भी नहीं कर रहा, जाति के अनुसार विवाह नहीं हो रहा, वंश परंपरागत पद्धति से व्यवसाय नहीं हो रहे हैं, कानून वैसे नहीं है, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं भारतीय नहीं है, तो सब अराजक तो होना ही है। तो भौतिक, व्यवस्थाकीय माने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तीनों दृष्टि से यहाँ जो अराजक अभी हैं, तो हम तो भटक जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे इसमें से हम बाहर निकले। ये विचार ही नहीं हो रहा है और हम बह जा रहे हैं। तो फिर ऐसा ही होता है। अब उसमें एक प्रश्न है कि संघ भी कहता है जाति भेद भूलो। हाँ, तो जाति भेद तो भूलना ही है। हम जाति में भेद के स्थान पर भेद भाव से ऊंच नीच करने लगे, उसको भूलो। ये आज का कथन है। भेद भाव मत रखो। लेकिन मैं स्त्री हूं तो स्त्री ही रहूंगी ना, पुरुष थोड़े हो जाऊंगी। तो वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन पुरुष करेगा वो सारे काम मैं करूंगी ही, ऐसा स्त्रियों को लगने लगा है। और कानून वैसा ही है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि स्त्री को अपने आप को सिद्ध करने के लिए पुरुष जो जो भी करता है वो सब करना है, तभी स्त्री पुरुष समानता हो सकती है, तभी स्त्री स्वतंत्र हो सकती है। अपना पैसा कमाने की ताकत नहीं, तब तक वो स्वतंत्र नहीं, तब तक वो समान नहीं। तो सारा बौद्धिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, व्यावहारिक हो, भौतिक हो, सभी रूपों में मामले सारे उलझ गए हैं। ये आज की स्थिति है। जी अविनाश जी। जी जी ताई, धन्यवाद। अभी किसी हाँ, अभी और कोई प्रश्न पूछना है? लता जी का हाथ मैंने raise है। मैंने भी हाथ उठाया प्रकाश जी। नियति। हाँ, फिर पूछिए, दिए थे, पूछिए। हाँ ताई, मैं ये कह रही हूँ कि अभी राजनीतिज्ञ तो और भी जातियां निकाल निकाल के जातिवाद बढ़ा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक ग्रुप स्त्री पुरुष को भी खत्म कर रहा है, स्त्री पुरुष जाति को भी खत्म कर रहा है। अब हाँ, एक कर रहा है ना। फॉर्म स्कूल में फॉर्म भी आ रहा है जिसमें लिंग का उल्लेख नहीं रहेगा, नहीं करना है। हाँ, तो ऐसे हाँ। में क्या होगा? मतलब एक अभी बिहार यूपी में इतना जातिवाद है, और महानगरों में आ जाओ तो स्त्री जेंडर, पुरुष भेद मिटाना है। हाँ, तो ऐसे जेंडर। कितनी विभ्रम स्थिति है। हाँ, तो हमारी स्थिति अभी ऐसी है, एक समाज के नाते, इवन बौद्धिक क्षेत्र में, अरे वो दुष्ट है, हमारे पर आक्रमण कर रहा है, ये तो ये छिन्न भिन्न कर रहा है, देखो हमारा कंपाउंड वॉल भी तोड़ दी, अब हमारा बगीचा भी उद्ध्वस्त कर रहा है, ये इधर से आ रहे हैं, हमारी खिड़कियां तोड़ रहे हैं, अभी तो हमारी खिड़की से ही अंदर कूद कूद कर आ रहे हैं, हमारी रसोई भी भ्रष्ट कर दी, हमारे कोठार को उजाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, हमको भी वो उल्टा सुल्टा करने के लिए बता रहे हैं। शत्रु कितना दुष्ट है उसका वर्णन तो भर भर कर करते हैं। प्रतिकार करने के लिए कहाँ सिद्ध हो रहे हैं? प्रतिकार नहीं करना है। तो ये कोई पराक्रमी लोगों का पुरुषार्थ पूर्ण प्रजा का लक्षण है क्या? हम प्रतिकार करने की न तो सिद्धता कर रहे हैं, न शक्ति संपादन कर रहे हैं, न बुद्धि विकास कर रहे हैं, न हमारे शास्त्रों को जानते हैं, न हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, न हमारे लोगों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने ऐसे जब आक्रमण होते थे, ये तो सांस्कृतिक आक्रमण भी है, बौद्धिक आक्रमण भी है और भौतिक आक्रमण भी है। हम आक्रमण का वर्णन कर रहे हैं, शत्रु का वर्णन कर रहे हैं, उसमें कोई कोई तो ऐसे है कि शत्रु को ही मित्र मान रहे हैं, परंतु ज्ञान संपादन नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, उपाय
नहीं सोच रहे हैं हम भी तो गरीब बेचारे भुक्तभोगी, क्या करें हम, ऐसे विवश बन रहे हैं, तो विवश बनने वाली प्रजा का क्या होता है? इसलिए उपाय करो, प्रतिकार करने का उपाय करो, प्रतिकार करने के लिए प्लानिंग करो, प्रतिकार करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रतिकार करने का मन बनाओ। अभी तो हम सारे विवश हैं, हम क्या कर सकते हैं? इस व्यवस्था को तो बदल ही नहीं सकते हैं, ऐसा कह रहे। विवशता में तो कोई पराक्रम नहीं होता, ऐसी हमारी आज की स्थिति है। लता जी, आप अपने हैंड रेज किया है। हाँ, नमस्ते ताई। नमस्कार। तो हमारा चिति स्वभाव से जन्म से बनता है। वो उनके लिए भूमि और पंचभूत और तीन गुणों का कंट्रीब्यूशन है, वो समझ गए। हर जीव का एक अपना यात्रा होते हैं जन्म जन्म होती है वो ना। हम कैसे समझ सकते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, अगर उस शास्त्र का अध्ययन किया तो वो भी समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र तो उसके भी बने हैं कि हर एक जीव की इंडिविजुअल यात्रा कैसे होती है। भारत में हमारे ज्ञान क्षेत्र में इंडिविजुअल का भी स्वीकार है, परंतु ब्रह्मांड का भी स्वीकार है, और एक एक यूनिट को अपनी स्वतंत्र जीवन यात्रा करते करते पूरे ब्रह्मांड के साथ समायोजन करते हुए चलना है। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। समाज की उपेक्षा करके, सृष्टि की उपेक्षा करके व्यक्तिगत यात्रा नहीं हो सकती है, और व्यक्ति को ही नगण्य मानकर, व्यक्ति की ही उपेक्षा करके कोई भी जाति, कोई भी प्रजा स्वयं सही अर्थों में विकसित नहीं हो सकती है। व्यक्ति माने इंडिविजुअलिटी और सामाजिकता माने पूरी प्रजा, भारतीय प्रजा, दोनों का संबंध अंगी और अंग के जैसा है। वृक्ष और उसकी टहनी, उसकी लता, उसके पर्ण, उसके फल, इनका जिस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से एक एक व्यक्ति और संपूर्ण देश, इनका संबंध है। उस संबंध का तो स्वीकार करो, उसके बाद व्यक्ति की यात्रा भी, जीवन यात्रा भी समुचित पद्धति से हो सकती है। जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है? नहीं कोई? ठीक है, समय भी होता आ रहा है। अच्छा, हाँ? महेश जी बापट। हाँ, अच्छा महेश जी पूछिए। हाँ, मैं महेश बापट भोपाल से बोल रहा हूँ। जी हाँ, हाँ ताई जी नमस्कार। नमस्कार। चिति प्रकृति दत्त है और इसलिए समाज के सभी घटकों में वो चिति होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि चिति सुप्त या क्षीण स्वरूप में है, उसको जगाया जा सकता है, चिति कभी भी नष्ट नहीं होगी। नहीं क्या यह होती। सही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। भारत का एक भारतीय स्वभाव से वैसा ही होगा। व्यक्त कितना हो रहा है, कितने उसके ऊपर आवरण चढ़े हैं, वो एक अलग बात है। उन आवरणों को दूर करना और चिति को प्रकट करना, यही तो हमारे अध्ययन का भी लक्ष्य रहता है। तो भारतीय तो अवश्य होकर भी वैसा ही करेगा, और उसी को प्रजा के संस्कार कहते हैं। ये प्रजा है ना, ऐसे ही व्यवहार करेगी, उसको सिखाया नहीं जाता। बहुत प्रसिद्ध, मैंने अनेक बार दिया हुआ उदाहरण है। मैडम मोंटेसरी, जो चाइल्ड एजुकेशन की विश्व भर में प्रसिद्ध ऐसी महिला हैं, उन्होंने दिया हुआ है, बाकी से भारतीय ने भी नहीं दिया है। उन्होंने दिया हुआ उदाहरण है, वो कहती है, मैं एक बार छोटे बच्चे
माने 4.5 वर्ष के आसपास के बच्चे मैदान में खेल रहे थे और मैं वरांडा में खड़ी रहकर देख रही थी। तो एक बच्चा गीली मिट्टी में एक वृक्ष की सिंक लेकर रेखा खींच रहा था। मुझे कुतूहल हुआ, मैंने नजदीक जाकर देखा वो क्या कर रहा है। फिर मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने एक चीता बताया। वो चीता, उसने कहा कि इसका पैर टूट गया है और उसको चलने में कठिनाई है। मैं उसके लिए मिट्टी में रास्ता बना रहा हूँ। मैं उसको उस रास्ते पर रख दूंगा तो फिर लोग इसके ऊपर से जाएंगे तो भी वो कुचल नहीं जाएगा। तो मैडम मोंटेसरी का कमेंट है, आई soon understood he must be a Hindu boy. उसने भारतीय भी नहीं प्रयोग किया, हिंदू बॉय। ये किसी ने सिखाया नहीं उसको। और उसने एक वाक्य और जोड़ा कि अगर क्रिश्चियन लड़का होता तो क्या करता? वो निरीक्षण तो करता, जैसे प्रजा निरीक्षण करती है ना, ये कैसा है, वो कैसा है, कैसे चल रहा है, कैसे टूटा है, और फिर कंधे उचक कर सो व्हाट, मुझे क्या करना है, मेरा क्या इसमें, अनकंसर्न्ड, ऐसे उपेक्षा भाव से चला जाता। ना इसको सिखाया है ना उसको सिखाया है। यह केवल जन्मजात नहीं, व्यक्ति की प्रजागत, माने प्रजा की भी पीढ़ियां हुई है ना, हजारों वर्षों से भारत ऐसा ही रहा है। तो जन्म के साथ एक व्यक्ति जैसे अपने पूर्व जन्म के और अपने अनुवंश के संस्कार लेकर आता है, उसी प्रकार से संस्कृति के भी संस्कार लेकर आता है और बिना सिखाए स्वाभाविक रूप में वैसा ही व्यवहार करता है। मैंने एक बार अपने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के लिए जो बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, उसमें मैं बच्चों का एक वर्ग ले रही थी। तो एक बार यही उदाहरण दिया और मैंने एक तीसरा भी जोड़ा कि एक तीसरा भी लड़का है, वो तो इस चींटे को देखता है और उसको जोर से पैर से कुचल कर मार देता है और हंसता है जोर से, हाँ हाँ हाँ, कैसे मार दिया। ये तीनों बच्चे 3 देशों के हैं। नाम बताओ। विदिन सेकंड रिफ्लेक्स एक्शन की तरह इन्होंने नाम बताए। वो नाम मैं नहीं बताती हूँ अभी, आप समझ गए होंगे कि ये 3 देश कौन से होंगे। ये प्रजा का स्वभाव है, ये प्रजा की प्रवृत्ति है और यह संस्कृति है, यह उसकी आत्मा है। उसके अनुसार ही अगर व्यवस्थाएं और व्यवहार बनते हैं तो फिर सुखी, समृद्ध, ज्ञानवान, ऐसे निर्विघ्न, निर्बाध, ऐसा राष्ट्र जीवन कहो कि प्रजा जीवन कहो, वह चलता है। इसको ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था बनती है, राज्य व्यवस्था बनती है, कुटुंब व्यवस्था बनती है, न्याय व्यवस्था बनती है, कायदे कानून बनते हैं, संविधान बनता है, उद्योग धंधे बनते हैं, उत्पादन की प्रणालियां बनती है, तब वो एकात्म राष्ट्र जीवन होता है। ठीक है, ठीक है। एक सूचना है, मैं जिनके नाम लूंगा वो